तो आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कॉलम आपका आयनिक बॉन्ड का है, ये कॉलम आपका पूरा कोवैलेंट बॉन्ड का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इट इज आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की तो इट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ द कंबाइनिंग एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की तो इट इज फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमेशा नॉन मेटल के बीच ही बनता है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की तो कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आखिरी अगले पॉइंट की। ठीक है, देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज पोलर एज द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसकी वजह से क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और बात करें अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की तो इसमें क्या होता है? आयनिक के मुकाबले पोलैरिटी कम होती है या होती ही नहीं है, लेस पोलर या नॉन पोलर। ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्प्रेडेड ओवर द बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग। जब कोई कंपाउंड शेयरिंग की वजह से बनता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बिखरी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कौन सा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा नहीं करेगा। तो जो आपके आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड है, मतलब आयनिक बॉन्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की तो कोवैलेंट बॉन्ड आर कंपैरेटिवली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंपैरेटिवली का मतलब इसके कंपैरिजन में, आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं वो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वही कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड लिक्विड या गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड है NaCl, K2SO4 या और भी आपको जो आए आप लिख सकते हो। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो HCl, CH3OH, ATC जो आपको आए लिख सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहले पॉइंट की बात करें तो एक कोवैलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन two atoms share their unpaired electron with each other। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वही बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म due to the donation of a lone electron pair by one atom to another atom। हमने क्या किया? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो उसमें हमने आपको NH4+ के फॉर्मेशन को बना के दिखाया था। उसमें होता क्या है? नाइट्रोजन के पास सबको मालूम है एक लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर नाइट्रोजन पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। ठीक है, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन चौथे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कोई एक एटम अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, सिर्फ लेता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर पूरा का पूरा डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात करें दूसरे पॉइंट की तो यहाँ पे
कोवलेंट बॉन्ड में टू आइटम डोनेट एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों आइटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड का बनाने के लिए, ठीक है, COVALENT, ठीक है। और बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ओनली वन आइटम डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने ही, सिर्फ अकेले नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ओनली वन आइटम डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से बना कोई कंपाउंड बन गया, उसके बाद भी हो सकता है कंपाउंड में किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, देयर शुड बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, सभी पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और बात करें आप नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी ऑर्बिटल आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल का जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत किसकी पड़ती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और वही बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको एम्प्टी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, कहाँ, जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, जो आटम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। आपको क्लियर हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाके NH4+ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको देख लो, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट बोलता क्या चाह रहा है। नाइट्रोजन करता क्या है, अपना पूरा का पूरा लोन पेयर हाइड्रोजन के इस वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा का पूरा इसमें डोनेट कर देता है, ठीक है। इसको नोट करो, दो तीन और पॉइंट है उसको भी लिख लेते हैं। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोवलेंट बॉन्ड में लोन इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे लोन कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम एक लोन पेयर की जरूरत होती ही होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, वही डोनेट किया, एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एटम्स, ठीक है। बात करें लास्ट पॉइंट की, तो जो आपके कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो कैन बी पोलर और नॉन पोलर, पोलर भी हो सकते हैं नॉन पोलर भी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बड़ा हो गया तो पोलर बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया तो नॉन पोलर बन जाएंगे, ठीक है। बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा पोलर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो अब बात करते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लैटर, ठीक है। तो आंसर आप लिखोगे इन 1931 दे एक्सेप्टेड द एसेंशियल फीचर्स ऑफ हिटलर लंदन थ्योरी। हिटलर और लंदन ने 1927 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी, उनमें से लिमिटेशन तो थी लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या वो थे, यूज भी थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिंग एंड स्लैटर ने उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया और अपने में यूज किया और कुछ अपना भी पॉइंट दिया, ठीक है। एंड दे एक्सटेंडेड इट टू मेक more general and also to account for the directional nature of covalent bond। जो आपका हिटलर लंदन थ्योरी था उसका एक वन ऑफ द लिमिटेशन ये भी था कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था, उस बात को समझाने के लिए भी इन्होंने अपना पॉइंट दिया। इनके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जो आपके यस ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। दैट इज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यार आपको मालूम है बीच में कोई न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज स्फेरिकल है तो उससे और इलेक्ट्रॉन के यानी कि दूरी हमेशा फिक्स होगी, समझो ऐसे, यहाँ पे सब उसका जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हर जगह आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, हमेशा आर डिस्टेंस पे ही पाया जाएगा, यहाँ ही पाया जाएगा। तो अगर ऑर्बिटल यस ऑर्बिटल होगा मतलब
स्फेरिकल होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम होगी। क्यों? क्योंकि स्फीयर में रेडियस हर जगह सेम होता है। ठीक है। Density is uniformly distributed around the nucleus. When such an orbital take part in bond formation, जब यस ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तब the electrons will not show any directional preference. तो जो इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल के पार्टिसिपेट किए होते हैं वो कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं दिखाते हैं। कहने का मतलब जैसे हम बात करें एक्स वाई जेड एक्सिस की, तो वो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन की ओर अपने आप को झुका हुआ नहीं दिखाते। वो क्या होते हैं? हर जगह यूनिफॉर्मली बटे होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट बोलता है इन द केस ऑफ पी ऑर्बिटल इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द थ्री एक्सिस, दैट इज एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, जो आपको मालूम है पी सबसेल तीन ऑर्बिटल्स में बटा होता है और तीनों ऑर्बिटल एक pz मतलब एक z डायरेक्शन में, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड होते हैं। तो जब ये तीन डायरेक्शन में बटा हुआ है तो इनके अंदर रहने वाला इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, दो ऑर्बिटल विल फॉर्म a bond in the direction of the greatest electron density। ठीक है, और आपको एक बात तो मालूम ही होगी, जहां पे ये पॉजिटिव साइन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड बनता है आपको मालूम है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पॉजिटिव लूप्स में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, ये बात हो गई दूसरे पॉइंट की। और तीसरे पॉइंट की बात करें कि अगर दो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, out of two orbital having same energy, the one which is more directionally concentrated will form a strong bond। देखो एग्जांपल से समझो, आपको मालूम है यस 1s 2s 2p की बात करो, 2s और 2p की बात करें तो ये ऑलमोस्ट इनका एनर्जी सेम होता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें एक 2s और x के बीच बनने वाला बॉन्ड और एक 2p और x के बीच बनने वाला बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2s स्फेरिकल और x के बीच बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये p डम्बल और यक्स के बीच बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हमने देखा था, यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्मली बटी होती है और पी ऑर्बिटल में पॉजिटिव लोब्स पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है। इसीलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। ठीक है, यही 3 पॉइंट देकर पॉलिंग और शॉर्टर ने कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के बारे में बताया था। उन्होंने कहा जो भी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड होगा वही डिफाइन करेगा उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके कोई टॉपिक बचे हुए हैं तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।